गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। क्लास 10th ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, आए आज की इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्यपुस्तक कृतिका भाग 2, जिसमें हमारा पहला चैप्टर है माता का अंचल। इसके पहले वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हमने लेखक का जीवन परिचय तथा पाठ का सारांश आपको बताया था। अब आए आज के इस वीडियो में हम लोग इस पाठ को पढ़ते हुए शब्दार्थ को समझते हुए तथा उसके भाव को समझते हुए चलते हैं। यह एक संस्मरण विधा की रचना है। संस्मरण का मतलब ही होता है यादगार। इसमें लेखक अपने जीवन में, अपने बचपन में घटी हुई घटनाओं को याद करके लिखते हैं कि मेरा संपूर्ण बचपन का संपूर्ण समय, अधिकांशतः समय अपने पिता के पास बीतता था, लेकिन जब मुझे अति आवश्यकता हुई, मैं दर्द से पीड़ित हुआ, सांप को देखकर जब सभी लोग भागने लगे तो उसमें मैं जब लहूलुहान हुआ, तो उस समय जब घर पर पहुंचा तो पिता भी दरवाजे पर बैठे थे। पिता के पास ना जाकर मैं माता के अंचल में जाकर छिप गया। यह एक संस्मरण विधा की रचना है। इस चैप्टर में लेखक ने ग्रामीण अंचल की भाषा का भी प्रयोग किया है, कुछ क्षेत्रीय बोली जो है उसका भी प्रयोग किया है। आए पाठ को शुरू करते हैं। लेखक कहते हैं कि जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुढ़ों का संग तहाँ खर्चे का तंग। यानी जहाँ पर बच्चे अपने हमजोली के साथ में होते हैं, वहाँ पर वो आनंद के वशीभूत होकर, आनंद विभोर होकर खुशियाँ मनाते रहते हैं। और जहाँ पर वृद्ध लोग, युवक लोग एक साथ होते हैं, वहाँ पर अपनी अपनी खजड़ी, अपनी अपनी राग की बात करते हैं, यानी खर्चे वर्चे की बात करते हैं। और जहाँ पर बच्चे होते हैं वहाँ पर वह प्रसन्नता के साथ खेलते हैं। तो जिसके कहने का मतलब, जहाँ बच्चों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बच्चे एक साथ में रहते हैं वहाँ पर खुशी का माहौल रहता है हमेशा। और जहाँ वृद्ध लोग एक साथ में रहते हैं वहाँ पर अपने अपने खर्चे की बात किया करते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते हैं। लेखक अपने बचपन के समय की घटनाओं को याद करते हुए कहता है कि हमारे पिताजी जब तड़के का मतलब होता है कि प्रातःकाल, सुबह सुबह हमारे पिताजी जब नहा धोकर निवृत्त हो जाते हैं और पूजा करने के लिए बैठ जाते थे, तो हम बचपन से ही उनके संग लग गए थे। यानी लेखक अपना अधिकांशतः समय अपने पिता के साथ व्यतीत करता था। लेखक बताता कि जब पिताजी सुबह सुबह नहा धोकर बैठ जाते थे पूजा करने के लिए, तो मैं भी उनके साथ में बैठ जाता था। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। नाता का मतलब संबंध, लगाव। बताते हैं कि मेरा जो लगाव माता से था वह वही उतने तक था, उतने समय तक के लिए था कि जितने समय के लिए मैं स्तनपान करने के लिए, दुग्ध पान करने के लिए माता के पास में रहता था। नहीं तो मेरा अधिकांशतः समय कहाँ बीतता था? पिता के पास बीतता था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में सोया करते थे। बैठक का मतलब होता है दालान, जहाँ पर सभी लोग बैठते हैं। वह अपने साथ भी हमें भी उठाते। लेखक बताता है कि जब पिताजी सुबह सुबह जगते तो अपने साथ वह मुझे भी जगाते थे और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। लेखक बताता है कि जब वह पूजा करने के लिए बैठते थे तो मुझे भी पूजा करने के लिए अपने साथ में बैठा लेते थे नहला धुलाकर। हम भभूत का तिलक लगा लेते कि उनको दिक करने लगते थे। दिक का मतलब होता है परेशान करना। लेखक बताते हैं कि जब मैं पिताजी के साथ में पूजा के स्थान पर बैठता था तो पिताजी भी पूजा करते थे और मैं भी जब उनको दिक करता था, दिक माने परेशान करने लगता था, तो कुछ हंसकर, कुछ झुझलाकर और कुछ डांटकर हमारे चौड़े लीलार का मतलब होता है मस्तक,
हमारे चौड़े मस्तक पर त्रिपुंड कर देते थे। मतलब त्रिपुंड कर देने का मतलब होता है कि तिलक यानी चंदन लगा देते थे। लेखक बताता है कि जब मैं पिताजी के पास में बैठता था पूजा करने के लिए और उनको परेशान करता था, तो वह झुझलाकर प्रसन्नता से हंसकर मेरे चौड़े मस्तक पर वह त्रिपुंड का चंदन लगा देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी का मतलब अच्छी लगती थी। वह बताते हैं कि मेरे लीलार यानी मस्तक पर भभूत यानी वो त्रिपुंड बहुत ही अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं, भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। तब यहाँ से एक चीज़ ये भी सिद्ध होता है कि लेखक के बचपन का क्या नाम था? भोलानाथ। और भोलानाथ किसने रखा था? उनके पिताजी ने। भोलानाथ उनका नाम क्यों रखा गया था कि जब उनके चौड़े मस्तक पर उनके पिताजी त्रिपुंड लगाते थे, भभूत लगाते थे, तो वह बिल्कुल एकदम शांत स्वभाव के होकर भोलानाथ की तरह बैठ जाते थे। असल में हमारा नाम था तारकेश्वर। हम भी बाबूजी को कहकर पुकारा करते थे और मैया को मैया। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। आईना का मतलब होता है दर्पण, शीशे में। मुंह का मतलब मुंह, निहारा मतलब देखा करते थे। जब पिताजी रामायण का पाठ करते थे तो लेखक भी पिताजी के साथ में बैठकर शीशे में अपने चेहरे को देखा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्करा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी में साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को ले जाकर गंगा की ओर चल पड़ते थे। यानी पिताजी क्या करते थे? पहले रामायण का पाठ करते थे, उसके बाद राम नाम बही पर 1000 बार राम का नाम लिखते थे, फिर छोटे छोटे टुकड़ों पर राम का नाम कागज़ के लिखते थे और उसको आटों की गोलियों में लपेटते थे और उसको लेकर गंगा की तरफ नदी पर लेकर चल देते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। विराजमान कर रहते मतलब बैठे रहते थे। जब वो आटे की गोलियों को लेकर जाते थे तो उस समय भी लेखक पिताजी के साथ ही उनके कंधे पर बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। पछाड़ देने का मतलब होता है हरा देते थे। पिताजी लेखक के मनोबल को बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए स्वयं शिथिल पड़ जाते थे और लेखक कहता कि मैं भी अपने पिताजी को कुश्ती में पछाड़ देता था। वह उतान पड़ जाते थे। उतान का मतलब होता है कि पीठ नीचे और पेट ऊपर हो जाता था। उतान पड़ जाते थे। और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर लेते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा और मीठे लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग
खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। तो लेखक बचपन में घटी हुई घटनाओं को, पिता के साथ में घटी हुई घटनाओं को याद करके लिख रहे हैं। आगे बताते हैं कि उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के कटोरे में गोरस, गोरस का मतलब होता है दही, दही और भात सानकर एक में मिलाकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे, अफर जाने का मतलब होता है कि पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाते थे, खाने से पेट भर जाता था, तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो चार चार दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता, हम बहुत खा गए हैं, आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भरमुंह कौर खिलाना चाहिए। इस पर लेखक की माताजी लेखक से कहती हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। यानी उनको बहला फुसलाकर माताजी और भी भोजन कराती थी। आगे कहते हैं, देखिए खिलाती हूँ मर्दुए, क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। अब मर्दुए यहाँ पर क्षेत्रीय बोली का प्रयोग किया है, भोजपुरी भाषा का प्रयोग है। महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी, महतारी का मतलब माता। जब हम वह कहते थाली में दही भात सानकर और अलग अलग तोता मैना कबूतर हंस मोर आदि का बनावटी नाम दे से और बनाकर यह कहती कि खिलाती जाती कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे, पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। अब लेखक बताते हैं कि जब हम बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ और खेलो। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। लेखक खाने के बाद में जब पिताजी कहते थे कि अब तुम राजा बाबू हो गए हो, अब तुम जाओ खेलने के लिए, तो मैं खेलने के लिए चला जाता था। कभी कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी चुल्लू भर कड़वा तेल का मतलब एक हथेली में जितना तेल आता था उतना लेकर उनके मस्तक पर, उनके सर पर रख देती थी, हमारे सिर पर डाल देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोधकर हमें उबटकर ही छोड़ती थी। यानी तेल को लगाकर हम कितना भी रोते थे, लेकिन मैया तेल लगाकर ही मुझे सांस लेती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटियाँ गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाले बालकों का झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे और हम जोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लगते थे। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ लेखक बताते हैं कि जब मैं माता पिता के पास में रहता था, माता जी हमारे सर पर तेल रखती थी, तो उस समय मैं रोने लगता था, लेकिन जो ही मैं बाहर निकलता था और हम जोली के बच्चे मिलते थे तो मैं अपना रोना भूलकर उन बच्चों के साथ में खेलने लगता था। यानी व्यक्ति कहीं पर भी रहे, जब हम जोली के साथ में मिलते हैं बच्चे, तो वह अपने सब दुख को भूल जाते हैं और खेल के साथियों को देखते ही खेल पड़ते बोलकर बाबूजी की तमाशे करने लगते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक, चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज़ का चंदोवा का मतलब होता है तंबू, सामियाना, जिसको आज रंग महल कहा जाता था। चंदोवा
तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उसमें चिलम के खोंचे पर कपड़े के थालों से के ढेले के लड्डू, पत्तों की पूरी, कचौरियाँ, गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़ों के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती हैं। ठीकरों के बटखरे, बटखरे का मतलब बाँट, और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते। हमें लोग खरीदार और हमें लोग दुकानदार, बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा कि उस समय के बच्चों के खेलने की साधन सामग्री में और आज वर्तमान समय में बच्चों को खेलने के साधन सामग्री में बहुत ही अंतर आ गया है। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे ये सब खेल खेला करते थे। आज के समय के बच्चे जो है अधिकांशतः मोबाइल से खेलते हैं। तो दो चीज़ प्रश्न यहाँ पर एक बनता है कि लेखक अपना अधिकांशतः समय माता के पास में ना रहकर पिता के पास में बिताते थे, क्यों? दूसरा प्रश्न बनता था कि उस समय के बच्चों के खेल सामग्री में और आज के बच्चों के खेल सामग्री में क्या अंतर है? अपना विचार व्यक्त कीजिए। तीसरा प्रश्न यहीं से बन जाता है कि लेखक अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते थे? अब यहीं इतनी दूरी में 3 प्रश्न आपका बना है। आज के वीडियो में आप लोग इतना ही देखें। कल हम आगे की चर्चा करेंगे और आज का इस वीडियो का होमवर्क यही है कि आप इसके आधार पर जो यहाँ तक पढ़ाया गया है वहीं तक के आधार पर जो 3 प्रश्न मैंने बोला है उसी के उत्तर लिखेंगे। पहला प्रश्न, अपने साथियों को देखकर लेखक सिसकना क्यों भूल जाते थे? दूसरा प्रश्न कि लेखक अपना अधिकांशतः समय माता के पास ना बिताकर पिता के पास क्यों बिताते थे? तीसरा प्रश्न आपका बनेगा कि लेखक जो है उस समय खेल की सामग्री में और वर्तमान खेल की सामग्री में क्या अंतर है? अपना विचार व्यक्त कीजिए। तो यही इतना क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिखेंगे। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।